Hello friends, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you chapter 3 of accountancy which is theory base of accounting. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट फ्रॉम द 11th पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द एंट्रेंस विच यू आर गोइंग टू गिव आफ्टर द 12th क्लास. जो भी आप आगे एंट्रेंस दोगे उसमें भी इस चैप्टर के काफ़ी कंसेप्ट वहाँ पे यूटिलाइज होते हैं. तो बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको. Actually, first of all, let me tell you what we are going to study in this chapter. Actually, we are going to study accounting principles. We are going to study about the accounting principles which maintain the uniformity. Uniformity का मतलब कुछ ऐसे rules और norms होते हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड सभी फॉलो करते हैं, ताकि जो अकाउंटेंसी होती है, जो अकाउंटेंसी की रिपोर्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट है और कोई यूएसए में बैठा है, उसने भी उससे अगर हम सेम बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से जो बैलेंस शीट तैयार की गई है, मेरी जो बैलेंस शीट है, वो आपस में तभी मैच करेंगी इफ वी फॉलो द सेम कंसेप्ट, सेम प्रिंसिपल, और उसकी हमें नॉलेज भी होनी चाहिए. तो ये ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नॉर्म्स हैं, जैसे नॉर्मली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे लॉ होते हैं, जैसे क्राइम में लॉ है, ये बाकी लॉ है, हमें वी हैव टू फॉलो. ट्रैफिक के लॉज हैं, वी ऑल हैव टू फॉलो दैट. तभी तो एक सिस्टम चलता है. वैसे अकाउंटेंसी का भी जो सिस्टम है वो तभी चलेगा जब हम सभी एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. यानी कि मैं बिजनेस में अपने हिसाब से चल रहा हूँ, कोई अपने हिसाब से चल रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी कभी आएगी नहीं. यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल होगा वो भी कहीं मैच नहीं करेगा. तो उस यूनिफॉर्मिटी को वर्ल्ड वाइड मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. वो कौन से प्रिंसिपल्स है, क्या है, किस तरह से, वो सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं. एज आई टोल्ड यू, नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. ऐसे रूल्स और ऐसे नॉर्म्स अकाउंटिंग के जिनसे वर्ल्ड वाइड क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है. और अगर मैं इनके फीचर्स के बारे में बात करूँ बच्चों, इनके फीचर्स ये मैन मेड होते हैं. ये क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं. ये कोई ऊपर से नहीं आया है, इन्हें हम इंसानों ने बनाया है. फ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट रिजिड. हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज कर सकते हैं. अगर मैं फीचर्स की बात करूं, दे आर मैन मेड, दे आर फ्लेक्सिबल और जनरली एक्सेप्टेड. मीन जनरली एक्सेप्टेड का मतलब, इस वर्ड से मैं आपको इस वर्ड पे लेके जाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं गैप. गैप की फुल फॉर्म सॉरी, गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं जनरली वर्ल्ड वाइड सभी जगह क्या है, एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसलिए इनको गैप कहा जाता है. और बच्चों अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज करूँ, दे कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. कंसेप्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कंसेप्ट्स का मतलब ये होता है बच्चों एजम्पशंस, कि पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, then we proceed with the things. और अगर मैं कन्वेंशंस की बात करूँ, कन्वेंशन इज लाइक अ ट्रेडिशन. जैसे हर चीज़ का ट्रेडिशन होता है, वैसे अकाउंटिंग का भी पहले से जो ट्रेडिशन चल रहा है उसका आउटकम, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. और कंसेप्ट्स का मतलब एजम्पशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एज्यूम. So these accounting principles can be categorized into two parts, that is accounting concepts and accounting conventions. तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे नॉर्म्स और रूल्स विच वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टू फॉलो द यूनिफॉर्मिटी. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ, दे आर मैन मेड, दे आर फ्लेक्सिबल, दे जनरली एक्सेप्टेबल मीन्स गैप, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. और अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूँ, दे डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अदर इज अकाउंटिंग कन्वेंशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, then we'll proceed with the next concept. As I told you, accounting principles categorized into two parts. One is accounting concept and other is accounting convention. Concept means assumptions. कौन कौन सी वो assumptions होती हैं. Concept means fundamental accounting assumptions, जिन assumptions पर ये principles बनाए जाते हैं. We have to assume, as an accountant एक assumptions की जाती है कि भाई ऐसा हो सकता है. वो assumptions क्या क्या हैं बच्चों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल. इसके बेसिस पर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बनाए गए हैं. मैंने कहा प्रिंसिपल्स कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. एक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसका एक पार्ट होता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, और प्रिंसिपल्स का जो दूसरा पार्ट होता है वो कन्वेंशंस होता है. जो कंसेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस. और वो एजम्पशन तीन तरह के एजम्पशंस होती हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल.
अब ये चीज़ें होती क्या वो आगे हम डिटेल में इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशन, हर चीज़ का ट्रेडिशन होता है, ऐसे काउंटिंग का भी पास्ट ट्रेडिशन है, उसके आउटकम्स। कन्वेंशंस की जहाँ तक बात है वो हम आगे आके स्टडी करेंगे, लेकिन जहाँ तक एजम्पशंस की बात है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, that we are going to study in this chapter. So first of all, pause the video and note it down. Now friends, this is the next concept of accountancy, that is consistency. What is the meaning of consistency? First of all, let me clarify it to you. कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी हम प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर ईयर में अप्लाई करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर ईयर में अप्लाई करते हैं, आने वाले सालों में वी विल कंटिन्यू विद दैट प्रिंसिपल। मीन्स दिस इज माई फर्स्ट ईयर, whatever accounting principle I use to make my accounting information in this year, I will continue with the same principle in the remaining year. कंसिस्टेंसी यही होती है ना कि एक चीज जो है वो आगे तक चलती जा रही है आपकी। If I am getting good marks in class 8, I got good marks in 9th, 10th, 11th, 12th, means I was consistent in my study. और 8th में भी 35% थे, तो 9th में भी 33 और 34 ही है, और 10th में भी ऐसे ही था और ऐसे ही था, तो उस लेवल पे भी मैं कंसिस्टेंट ही हूँ। लेकिन कभी 90s में आ रहे हैं, कभी 80s में आ रहे हैं, कभी 60s में आ रहे हैं, तो वुड यू से आई एम कंसिस्टेंट? नो, माई ग्राफ इज लाइक दिस। कंसिस्टेंट का मतलब व्हेन ग्राफ गोज लाइक दिस, या तो स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाए या स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आए, जो भी हो रहा है बस वैसा ही हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है। तो यहाँ भी कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर आप किसी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपने पर्टिकुलर ईयर में फॉलो किया है, यू विल कंटिन्यू विद दैट सेम प्रिंसिपल और यू विल कंटिन्यू विद दैट सेम प्रैक्टिस इन द रिमेनिंग ईयर्स। तो आइए समझते हैं क्या होता है। वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, कि आने वाले सालों में हम उसी को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया था कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने का मतलब कम होती है, उसके रीजंस होते हैं कि एफ्लक्स ऑफ टाइम या यूसेज। एफ्लक्स ऑफ टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे कि हमारे मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, पर उस गाड़ी का एक फिक्स पैसेज ऑफ टाइम है, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिससे अगर आपके पेट्रोल की कार है, अगर मैं डेली की बात करूँ, तो 15 ईयर्स के बाद गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब गाड़ी मैंने शोरूम से ला के रखी हुई है, 15 साल तक मैं उसको चलाऊं ना चलाऊं डजेंट मैटर, 15 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, एफ्लक्स ऑफ टाइम। और यूसेज का मतलब जैसे जैसे कोई मशीन है, कुछ भी हम लेके आते हैं, स्टार्टिंग में जो उसकी क्वालिटी होती है, आउटपुट होती है, क्या वो हमेशा वैसी रहती है? नहीं। जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी या उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? डेप्रिशिएट होती जाती है। तो फिक्स्ड वैल्यू जो होती है, फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद इट्स यूसेज जो कम होती है, उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। तो इन अकाउंटेंसी बच्चों डेप्रिशिएशन या उस एसेट्स का जो डेप्रिशिएट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के देयर आर टू मेथड्स। वन इज SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, अनदर वन इज WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे आप डिटेल में इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ोगे, चैप्टर डेप्रिशिएशन में हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर से मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स की जो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मेथड यूज कर रहा हूँ SLM। अगर मैंने यहाँ पे SLM का यूज किया, किसका यूज किया है? SLM। I follow this principle. So in the remaining years, I will go with to find the depreciation, I will go with SLM method. This is consistency. अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर ईयर में, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? इफ़ यस, तो कौन सी वो कंडीशन है जब हम उनको चेंज कर सकते हैं? इफ़ नो, तो बात ही खत्म होगी। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो आप पर्टिकुलर ईयर में अप्लाई करते हो, आप उनको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। आइए स्टडी करते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज्ड ओनली। फर्स्ट रीजन इज इफ लॉ रिक्वायर्स। अगर हमारा लॉ हमें परमिशन देता है, लाइक मैं SLM से WDV में जा सकता हूँ, अगर मुझे लॉ परमिसिबिलिटी देता है, परमिशन देता है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस को चेंज कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को मैं चेंज कर सकता हूँ। सेकेंड रीजन, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज़ की डिमांड करते हैं तो भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एंड थर्ड रीजन इज
फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर जो भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपनी तैयार कर रहा हूँ, अगर मेरे मेथड चेंज करने से और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, देन आई कैन चेंज इट ऑल्सो। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो हम पर्टिकुलर ईयर में फॉलो करते हैं, अगर आने वाले ईयर में ईयर आफ्टर ईयर हम उसी के साथ जाते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड assumption इज एक्रूअल। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कंसेप्ट मैं आपको चैप्टर 4 में, क्योंकि हमने चैप्टर 4 पहले कर लिया था, काफ़ी हद तक मैं आपको करवा चुका हूँ। इसके बाद ये बाय थ्योरी और थ्योरी से समझाने से पहले इट्स बेटर कि मैं आपको ये एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका, अकाउंटेंसी में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक होता है, राइट। से 1 अप्रैल अगर 2018 है तो इसकी एंडिंग क्या होगी, 31 मार्च 2019, राइट। अब मान लो कि मैंने 25 मार्च 2019 को बच्चों गुड्स परचेज की, क्या की, गुड्स को परचेज किया। फाइनेंशियल ईयर है और 25 मार्च को अभी क्योंकि कंप्लीटेड कब हो गए, 31 मार्च को, तो उससे पहले ही मैंने गुड्स को परचेज किया। पर ये जो परचेज किया मैंने वो क्रेडिट में किया, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स अभी मैंने इसकी पेमेंट नहीं की है। देन ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है, आई पेड माई पेमेंट फॉर गुड्स परचेज टू क्रेडिटर ऑन 5th of April 2019। कि जो भी मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज की थी उसकी जो मैंने पेमेंट है, उसकी जो बच्चों मैंने पेमेंट है वो कब की है, 5th अप्रैल 2019 को। मैंने परचेज कब किया था, 25 मार्च 2019। अब बहुत ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन ये बनता है कि परचेज तो 25 मार्च को हुआ है, लेकिन सेटलमेंट कब हुई है, 5th अप्रैल को। तो मुझे इसे अपनी जो हमारी जर्नल बुक होती है जिसमें हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की, उसमें इस परचेज को कब शो करना चाहिए। शुड आई शो दिस परचेज ऑन 25 अप्रैल 2019 और ऑन 5th अप्रैल 2019। तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, और नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी हमारे बिजनेस और फर्म्स होते हैं तो फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल बेसिस, जो ये आपकी अजम्पशन है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एज सून एज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शंस। मीन्स by accrual basis these transactions will be recorded on 25th March 2019, not on 5th April 2019। जैसे ही बच्चों वो ट्रांजैक्शंस हुई, गुड्स आपने ले ली, ट्रांजैक्शंस हो गई, उसी दिन वो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। ये नहीं कि 5th ऑफ अप्रैल को जब मैं पेमेंट करूंगा तब इसका रिकॉर्ड आएगा ना। इसी को बच्चों में एक्रूअल बेसिस कहते हैं। अगर आप 5th अप्रैल को इसको रिकॉर्ड करते हो तो मीन्स यू आर फॉलोइंग कैश बेसिस। और पूरी दुनिया में बच्चों एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 इसी को परमिसिबल करता है।
इसका कोई रिकॉग्निशन बिजनेस या फर्म्स के लिए नहीं है। मैंने कहा था किसको सूट करता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे कोई अकाउंटेंट है, ये उनको सूट करता है। भाई आप पहले कैश दो फिर सर्विस लो। फॉर अ बिजनेसमैन, फर्म्स के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, दे गो बाय एक्रूअल बेसिस। तो क्या होता है बच्चा एक्रूअल बेसिस? अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। एक ट्रांजैक्शन बुक में तभी रिकॉर्ड हो जाती है व्हेन इट टेक्स प्लेस, जैसे ही वो हुआ और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि जब आप उसकी पेमेंट करोगे या लोगे तब रिकॉर्ड होगा ना। जैसे ही आपने गुड्स को परचेज किया या सेल किया, वेदर इट इज ऑन कैश और क्रेडिट डजंट मैटर, तभी इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ये नहीं कि आज आपने क्रेडिट में परचेज किया है और इसकी पेमेंट आपने 6 महीने के बाद किया तो आफ्टर 6 मंथ्स इट्स रिकॉर्ड विल बी कंसिडर्ड इन द बुक्स। नो, द मोमेंट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस वी विल record it on journal. So this is the third assumption of accountancy. बच्चों फर्स्ट assumptions में हमने किस चीज को स्टडी किया? As I told you, जो आपके accounting principles है that categorized into 2 parts. First one is accounting concept, second one is accounting convention. Concept जो on the basis of assumptions होते हैं। assumption में सबसे पहले हमने क्या किया? going concern में हमने क्या स्टडी किया कि एज एन अकाउंटेंट जब भी मैं किसी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करूंगा तो मुझे ये एज्यूम करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एज्यूम दैट दिस बिजनेस विल कीप गोइंग फॉर अ फॉरसिबल पीरियड, और उसी बेसिस पे हम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उसी बेसिस पे हम करंट एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नेक्स्ट assumption दैट इज कंसिस्टेंसी, कि जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम करंट ईयर में फॉलो करेंगे ईयर आफ्टर ईयर हम उसी को फॉलो करते रहेंगे। एंड थर्ड वन इज एक्रूअल बेसिस, एज सून एज द ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक, वी विल नॉट वेट फॉर द सेटलमेंट। सो आज बच्चों हमने सारे के सारे जो कंसिस्ट assumptions है वो अपनी कंप्लीट की है। इन द नेक्स्ट क्लास एज आई टोल्ड यू कि जो आपके कन्वेंशंस है, जो ट्रेडिशंस है, जो आउटकम्स है या फिर प्रिंसिपल्स जो हैं इसके अकाउंटिंग के, जो 11 प्रिंसिपल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। So that's it for today's class. Thank you.